मुंबई, ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? ये शीशे की इमारतें, ये रोशन सड़कें, ये न्यू मुंबई। और अगर मैं कहूँ बॉम्बे, फर्क शहर का नहीं है, फर्क दौर का है। दौर बदले, सत्ता बदली, गिरोह बदले, लेकिन शहर वही रहा। तो सवाल सीधा है, बॉम्बे का मुंबई बनने का सफर इतना लहूलुहान क्यों था? नमस्कार, मैं हिमांशी और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट की विशेष डॉक्यूमेंट्री सीरीज वंस अपॉन अ टाइम हु रूल्ड मुंबई। सिनेमा के फैंस के लिए धुरंधर का सेकंड पार्ट आ गया। इस सीरीज में सालों बाद बॉलीवुड ने ऐसी फिल्में दी हैं जिसके लिए पीआर की जरूरत नहीं पड़ी। ये बहुत बड़ी बात है। कारण ये है कि बॉलीवुड हो या बॉलीवुडिया, बिना पीआर के इन्हें इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। धुरंधर में रहमान डकैत वो आइकॉनिक डायलॉग आज भी लोग दोहराते हैं। गैंग्स, गोलियां, खून, स्क्रीन पर ये सब रोमांचक लगता है, लेकिन एक सवाल कभी मन में उठता है, जब हम पाकिस्तान की गैंग्स की बात करते हैं, क्या हमें बॉम्बे का अपना इतिहास याद है? कैसे बंदरगाहों का शहर गिरोहों की राजधानी बना, कैसे गैंग्स बदलती रहीं, लेकिन खेल वही रहा। ये गैंग्स ऑफ वसीपुर नहीं है, ये है गैंग्स ऑफ बॉम्बे। इस सीरीज में हम 1950s के दशक से लेकर अर्ली 2000s तक उन नामों को देखेंगे, उन नीतियों को समझेंगे और उन राजनीतिक चुप्पियों को बेनकाब करेंगे जिनकी वजह से बॉम्बे बना, फिर टूटा और आखिरकार मुंबई बना। और सबसे अहम सवाल, क्या ये कानून की जीत थी या सत्ता का पुनर्वितरण? लेकिन इस कहानी की शुरुआत गोली से नहीं होती और ना ही इसकी शुरुआत किसी डॉन से होती है। बॉम्बे में अपराध हाजी मस्तान से पहले भी था। 1920 और 1930 के दशक में शराब की तस्करी, अफीम और बंदरगाहों में होने वाली चोरी सब था। लेकिन उस दौर में अपराध के नाम नहीं होते थे, वो फाइलों में रहता था, सड़कों पर नहीं। लेकिन 50 के दशक के अंत तक ये फाइलें सड़कों पर फटने लगी। कल्पना कीजिए, एक आदमी सफेद मर्सिडीज में बैठा है और सड़क पर खड़ा सिपाही उसे सल्यूट मार रहा है। वो सिपाही डर में नहीं था, वो सिपाही उस मर्सिडीज के मालिक के पेरोल पर था। ये वही दौर था जब बॉम्बे ने पुलिस और अपराधी के बीच का वो धुंधला कोहरा पहली बार देखा। इसी में एक नाम उभरता है, एक छवि बनती है और एक अपराधी को टाइटल दिया जाता है, रॉबिन हुड। चैप्टर 1, व्हेन क्राइम रिप्लेस्ड गवर्नेंस। 1960 के दशक में बॉम्बे कोई सीमांत शहर नहीं था। ये भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र था, सबसे बड़ा पोर्ट था और पूरी तरह कांग्रेस शासित था। राज्य में भी कांग्रेस, केंद्र में भी कांग्रेस, पुलिस राज्य सरकार के अधीन और कस्टम केंद्र के अधीन। यानी अगर बॉम्बे में अपराध फल फूल रहा था तो ये किसी सत्ता संघर्ष की वजह से नहीं, बल्कि उस सत्ता की अपनी प्रायोरिटीज की वजह से था। इसी बीच वही टर्निंग पॉइंट बना 1962, जब भारत चीन का युद्ध हुआ और संसद से गोल्ड कंट्रोल एक्ट को पास किया। इस कानून ने आम नागरिक के लिए सोना रखना, खरीदना और व्यापार करना लगभग अपराध बना दिया। मांग खत्म नहीं हुई, शादियां होती रहीं और बचत की आदत बनी रही। फर्क सिर्फ ये था, सोना अब काले रास्ते से आने लगा और बॉम्बे में काला रास्ता एक ही था, पोर्ट। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट देश का सबसे व्यस्त पोर्ट था। हर दिन सैकड़ों जहाज, हजारों मजदूर और दर्जनों चेक पॉइंट्स पर कानून होने के बावजूद सोना उतरता, गोदामों में निकलता और शहर में बटा। ये सरकार और अपराध की गठजोड़ के बिना संभव ही नहीं था। सवाल ये नहीं है कि स्मगलिंग कैसे हुई, सवाल ये है इसे रोका क्यों नहीं गया। इसी सिस्टम से एक नाम उभरता है, हाजी मस्तान मिर्जा। जन्म 1930, पेशा कूली, जगह बॉम्बे डॉक्स। हाजी मस्तान कोई अपराधी नहीं, वो डॉक्स का मैनेजर था। उसे पता था कि कस्टम की कौन सी सील नकली बन सकती है और कौन सा अफसर रिश्वत से ज़्यादा इज्जत का भूखा है। शौक ये नहीं है कि वो स्मगलिंग करता था, शौक ये है कि उस दौर के कई ईमानदार कहे जाने वाले राजनेताओं की चुनावी रैलियों का तेल और पैसा मस्तान के इसी काले सोने से आता था। वो सिस्टम का हिस्सा नहीं था, वो सिस्टम का साइलेंट पार्टनर बन चुका था। 1960 और 70 के दशक में बॉम्बे ने हाजी मस्तान को एक नाम दिया, रॉबिन हुड ऑफ बॉम्बे।
कहा गया वो गरीबों की मदद करता है, डॉक मजदूरों की शादियां करता है, इलाज करता है, जमानत भरता है। ये सब दर्ज है और ये सब सच है। लेकिन अब असली सवाल पूछिए, अगर एक स्मगलर रोजगार दिलाने लगे और अगर अपराधी मजदूर यूनियन और पुलिस के बीच मध्यस्थ बन जाए, तो सवाल उस आदमी का नहीं है। सवाल ये है, सरकार ने ये भूमिका खाली क्यों छोड़ी? हाजी मस्तान कई बार पकड़ा गया। 1960 से 1972 के बीच उस पर स्मगलिंग और मीसा जैसे कानूनों के तहत डिटेंशन हुए, लेकिन सजा के पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मिलते। गवाह मुकर जाते हैं, केस टिक नहीं पाते थे। ये डर की वजह से नहीं था, ये उस पुलिसिंग डॉक्ट्रिन की वजह से था, जहां प्राथमिकता कहें या फिर इग्नोरेंस, इस उद्देश्य के साथ कि सड़क शांत रहे। बॉम्बे पुलिस उस दौर में इन्फोर्समेंट एजेंसी कम, मैनेजमेंट टूल्स ज्यादा थी। लेकिन बॉम्बे केवल दो नामों से नहीं चलता था। मस्तान और लाला हेडलाइंस थे, पर डॉक पर माल की मूवमेंट कौन देखता था? हवाला किसके इशारे पर घूमता था? स्ट्रीट इन्फोर्समेंट किसके जरिए लागू होता था? ऐसे नाम जो अखबारों की सुर्खियों में नहीं आए, लेकिन सिस्टम उन्हीं के भरोसे चलता था। यूसुफ पटेल, डॉक लेवल मूवमेंट, ट्रांजिट और वसूली, सुलेमान बेकरी ग्रुप, बाइक्यूला डोंगरी बेल्ट की स्ट्रीट इन्फोर्समेंट, रहमान बावा, गल्फ बॉम्बे सप्लाई चेन और हवाला कोऑर्डिनेशन। सिस्टम से जो पैसा आया वो कहाँ जाएगा? इसी दौर में अंडरवर्ल्ड को बॉम्बे में एक और ज़रूरी रास्ता मिलता है, एक ऐसा रास्ता जहां अवैध पैसा इज्जतदार बन जाता है। नाम है फिल्म इंडस्ट्री। 60 और 70 के दशक का बॉम्बे सिनेमा नकद पर चलता था और यही वो जगह थी जहां हाजी मस्तान सिर्फ स्मगलर नहीं था, वो फिल्म प्रोड्यूसर बना। मस्तान ने सिनको नाम की प्रोडक्शन कंपनी बनाई और सीधे तौर पर फिल्मों के निर्माण में पैसा लगाया। ये पहली बार था जब बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड का पैसा पर्दे के पीछे से निकलकर सिल्वर स्क्रीन पर पहुंचा। इस दौर में बॉलीवुड किसी धमकी में नहीं था, ये एक्सटॉर्शन का समय नहीं था, ये इन्वेस्टमेंट का दौर था। मस्तान की महफिलों में वो सितारे जमीन पर बैठते थे जिन्हें पूरा देश भगवान मानता था। सोचिए, जिस कूली को डॉक से धक्का मार कर निकाल दिया गया था, आज वही कूली तय करता था कि अगले शुक्रवार पर्दे पर कौन सा महानायक चमकेगा। ये एक्सटॉर्शन का नतीजा नहीं था, ये सरेंडर का नतीजा था। बॉलीवुड ने कभी सवाल नहीं किया कि पैसा कहाँ से आया और इसी चुप्पी के कारण सिनेमा अंडरवर्ल्ड का सबसे सुरक्षित लॉन्ड्रिंग चैनल बन गया। उस वक्त सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी, चुप्पी तो बाद में महंगी पड़ी। देखिए, मैं जानती हूँ कि मैंने पहले करीम लाला का नाम लेकर आपको चौंका दिया था। आप सोचेंगे हाजी मस्तान में लाला कहाँ से आया, तो थोड़ा करीम लाला के बारे में जान लेते हैं। ये वही दौर था जब मस्तान के पैरेलल एक और मॉडल बना, नाम करीम लाला, इलाका डोंगरी नागपाड़ा। लेकिन ये हाजी मस्तान जैसे यूटिलिटी मॉडल नहीं था, ये था आइडेंटिटी मॉडल। पठान रिश्तेदारी, जातीय वफादारी और सामूहिक चुप्पी। यहाँ अपराध पैसे से नहीं बल्कि समुदाय की ढाल से चलता था। पुलिस जानती थी कि यहाँ घुसने का मतलब सीधा टकराव। अगर मस्तान दिमाग था तो करीम लाला हथौड़ा। लाला की पठान डायरी में इंसाफ का तरीका अलग था, वहाँ कोर्ट नहीं दरबार लगता था। अगर बॉम्बे के किसी सेठ का पैसा डूबता तो वो पुलिस स्टेशन नहीं, नागपाड़ा की गलियों में जाता था। लाला का एक हुक्म और आरोपी अगले दिन डॉक पर उल्टा लटका मिलता था। बस यही सरकार की अथॉरिटी और उसका लॉ एंड ऑर्डर हार गया। सब जानते थे कि लाला हिंसा करता था, लेकिन कानून की हार तब हुई जब बॉम्बे की जनता पुलिस से ज्यादा लाला के इंसाफ पर भरोसा करने लगी थी। फिर से कह दूं कि ये सब किसी राजनीतिक अस्थिरता में नहीं हुआ। 1952 से 1977 तक बॉम्बे और फिर महाराष्ट्र कांग्रेस शासित रहा। 1952 से 1962 तक मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चौहान और 1963 से 1975 तक वसंतराव नाइक। यही वो दौर था जब बॉम्बे में अपराध को तोड़ने की बजाय मैनेज किया गया। कानून व्यवस्था सीधे राज्य सरकार के अधीन थी, पुलिस किसी स्वतंत्र शक्ति के अधीन नहीं थी और कस्टम केंद्र सरकार के अधीन था। यानी अगर बॉम्बे के पोर्ट से सोना उतर रहा था और शहर में बट रहा था तो ये किसी सिस्टम ब्रेकडाउन का नहीं, सिस्टम चॉइस का नतीजा था।
एक और ज़रूरी बात यही समझनी होगी, हाजी मस्तान को कभी पूरी राजनीतिक वैधता नहीं मिली। उसने मजदूर राजनीति में जगह बनाने की कोशिश की, अपने रॉबिनहुड इमेज को फॉर्मल पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट करना चाहा, लेकिन कांग्रेस ने ना तो उसे टिकट दिया, ना ही उसे सत्ता का हिस्सा बनाया। उसे अपनाया नहीं गया, उसे रोका भी नहीं गया। और इतिहास में सबसे खतरनाक स्थिति यही होती है, क्योंकि इससे अंडरवर्ल्ड ने ये सीख लिया कि सत्ता में एंट्री समझौते से नहीं, टकराव से मिलेगी। लोग अक्सर पूछते हैं इस पूरे दौर में गोलियां क्यों नहीं चली। जवाब सीधा है, 1960 और 70s के दशक में अपराध और सत्ता के बीच एक अलिखित समझौता था। जब तक सड़कें शांत हैं, हड़तालें कंट्रोल में हैं और हिंसा हेडलाइंस में नहीं बनती, तब तक किसी के लिए भी न्याय प्राथमिकता नहीं था। तब प्राथमिकता थी शांति। और यही वजह है कि इस दौर को ब्लडलेस अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन ब्लडलेस होने का मतलब निर्दोष होना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपराध ने अभी हथियार नहीं बदले। 1970 के दशक के मध्य तक हाजी मस्तान की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। सोने की तस्करी के रास्ते बदलते हैं, नई पीढ़ी ज़्यादा आक्रामक है और राज्य का टॉलरेंस मॉडल काम करना बंद करता है। हाजी मस्तान मारा नहीं जाता, न किसी एनकाउंटर में, न किसी गैंग वॉर में। वो बस धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है और 4 जून 1994 को उसकी मृत्यु एक सामान्य नागरिक की तरह होती है। कोई गैंग वॉर नहीं, कोई सनसनी नहीं, कोई बदला नहीं। लेकिन हाजी मस्तान का अंत एक आदमी का अंत नहीं था। ये उस पूरे युग का अंत था जहां अपराध और अपराधी बातचीत से चलते थे। इसके बाद बॉम्बे एक नए दौर में कदम रखता है, जहां न समझौता चलेगा न मध्यस्थता, वहां चलेगी सीधी टक्कर। हाजी मस्तान ने बॉम्बे को एक शांत जहर की आदत डाल दी थी। सबको लगा कि अंडरवर्ल्ड हमेशा इसी तरह तमीज से चलेगा, लेकिन वो भूल गए कि जब जहर पुराना हो जाता है तो वो सड़ने लगता है। और उस सड़न से जो पहला हिंसक विस्फोट हुआ, उसका नाम था माण्या सुर्वे। मिलेंगे अगले चैप्टर में, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई व्हेन फियर ऑफ पुलिस एंडेड।